एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वैदिक सभ्यता यानी वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर किए, ठीक है। और आज हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे क्योंकि ये जो पेट का एग्ज़ाम होने वाला है UPSSC द्वारा, उसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए इस टॉपिक को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। वीडियो को तो बिल्कुल स्किप मत करिएगा क्योंकि इसमें मैं वैदिक सभ्यता को पूरे डिटेल से स्टोरी जैसे मैं आपको बताऊंगी ताकि आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स हो जाए, ठीक है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। चलिए अब बिना देरी किए अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो वैदिक सभ्यता यानी वैदिक सिविलाइजेशन, ये पहले जान जाइए कि वैदिक सभ्यता है क्या। सिंधु सभ्यता मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था, सिंधु घाटी जो सिंधु नदी थी उसके किनारे जो लोग बसे थे, तो वो सभ्यता उसी सिंधु नदी के कारण उस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता पड़ा, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी दयाराम साहनी द्वारा 1921 में, ठीक है। तो सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता है, याद रखिएगा, पुरानी सभ्यता। उसके बाद से वैदिक सभ्यता आता है। तो वैदिक सभ्यता जब सिंधु सभ्यता का जब पतन हो गया, ठीक है, ख़त्म हो गया वो, तो आर्य सभ्यता का उदय हुआ, आर्य लोगों का उदय हुआ, ठीक है। आर्यों की सभ्यता ही क्या है? वैदिक सिविलाइजेशन यानी वैदिक सभ्यता कहलाई। किसकी सभ्यता? क्वेश्चन में अगर पूछता है कि किसकी सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई, आर्यों की सभ्यता जो है वो वैदिक सभ्यता कहलाई। और इसका उदय यानी वैदिक सभ्यता का उदय सिंधु सभ्यता के पतन के बाद स्टार्ट हुआ, ठीक है। वैदिक सभ्यता दो कालखंडों में विभक्त किया गया। वैदिक सभ्यता को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो दो कालखंडों में विभक्त किया गया। याद रखिएगा, वैदिक सभ्यता को दो कालखंडों में विभक्त किया गया है। पहला ऋग्वैदिक सभ्यता और दूसरा उत्तर वैदिक सभ्यता, ठीक है। वैदिक सभ्यता मैं आपको बता दूं फिर से, वैदिक सभ्यता सिंधु सभ्यता के पतन के बाद स्टार्ट होता है और इसे आर्य सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। आर्यों का उदय हुआ इस सभ्यता में तो इसे आर्य सभ्यता भी कहते हैं। और वैदिक सभ्यता को दो कालखंडों में विभक्त किया गया है, एक ऋग्वैदिक सभ्यता और दूसरा उत्तर वैदिक सभ्यता, ठीक है। याद रखिएगा, यहीं से स्टार्ट होता है। वैदिक सभ्यता कितने? दो भागों में, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक सभ्यता, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें और जो नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आप लोग को बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो आप पेट का एग्ज़ाम देने जाएंगे उसमें इससे आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, मैं ऐसे आपको तैयारी कराऊंगी। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और पढ़ाई को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें क्योंकि एक पॉइंट अगर मिस करते हैं ना तो अक्सर ऐसा होता है कि वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है। इसलिए कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है, हर एक पॉइंट पे, हर एक टॉपिक पे अपना कमांड रखना है, उसकी डिटेल जानना है ताकि कहीं से भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे हमको कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है। तो वैदिक सभ्यता कितने? दो कालखंडों में, कौन कौन से? ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। कंफर्म? याद है? समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक सभ्यता का ज्ञान का मूल स्रोत ऋग्वेद है, यानी ऋग्वैदिक सभ्यता का मूल स्रोत क्या है? तो कौन है? ऋग्वेद है। इसलिए इस सभ्यता का नाम ही ऋग्वैदिक सभ्यता पड़ गया, यानी ऋग्वेद जो है उससे में ये ऋग्वैदिक सभ्यता का डिटेल मिला है, इसलिए क्या उसको ऋग्वैदिक सभ्यता नाम पड़ गया, ठीक। बिल्कुल मैं आपको स्टोरी की तरह समझाऊंगी और बिल्कुल याद तो करना ही नहीं पड़ेगा, इतना इजीली आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। आप वीडियो बिना स्किप करके देखिए, बिल्कुल हर एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। फिर मैं आपको कह रही, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आप लोग को बहुत फ़ायदा होने वाला है पेट के एग्ज़ाम में। मैं पेट के एग्ज़ाम को ही देखते हुए मैं ये सिलेबस तैयार करा रही हूँ ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। ऋग्वैदिक काल, दो काल में, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल से अभिप्राय उस काल से है जिसका विवेचन ऋग्वेद में मिलता है। याद रखिए, एकदम ऋग्वेद से रिलेटेड क्या है? ऋग्वैदिक काल, ठीक है। इसलिए इस दो प्रकार के साक्ष्य मिले हैं इसके। इस काल के अध्ययन करने के बाद इसके दो प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। एक पुरातात्विक साक्ष्य, पहला है चित्रिक दूषण, मतलब चित्रित चीज़ मिला है उसमें। मृत भांड धूसर, मृत भांड संस्कृति के 109 स्थल पंजाब में है। कहाँ पे है? पंजाब में 109 स्थल है। हरियाणा में
हरियाणा में भी है, 24 उत्तर प्रदेश में है तथा 8 राजस्थान में विदित हैं। इस धूसर मृदभांड संस्कृति की काल 1700 से 1800 ईस्वी पूर्व माना जाता है। यह काल लगभग वही है जो अन्य आधारों पर ऋग्वेद के संदर्भ में बताया गया है। यानी ऋग्वैदिक काल को इसके ऋग्वैदिक काल के 2 साक्ष्य मिले हैं। पहला है पुरातात्विक साक्ष्य, यानी चित्रित चीज़ मिला है जिसके 109 स्थल कहाँ है, पंजाब में है, हरियाणा में है, 24 अपने उत्तर प्रदेश में है तथा 8 राजस्थान में है। और इसका जो काल है, इसकी जो किस काल में हुआ था, इसकी अवधि क्या थी, तो यह माना गया है कि 1700 से 1800 ईसा पूर्व इसको माना गया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग ऋग्वैदिक काल के पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला पता चल गया। फिर दूसरा देखिए, दूसरा में क्या है कि हरियाणा के पास जब खुदाई की गई तो भगवानपुरा में 13 कमरों का एक भवन एवं पंजाब में 3 स्थल ऐसे मिले हैं जिनका संबंध ऋग्वैदिक काल से जोड़ा जाता है। यानी हरियाणा में जब भगवानपुरा में खुदाई की गई तो 13 कमरों वाला एक भवन मिला है और पंजाब में 3 स्थल ऐसे मिले हैं जिसका संबंध ऋग्वैदिक काल से जोड़ा गया है। यानी ऋग्वेद से क्या उसमें उसके डिटेल मिले हैं और जस्ट वो उसके साक्ष्य हरियाणा के भगवानपुरा में मिले हैं और उसके बाद से पंजाब में 3 स्थल ऐसे मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि बोगाज कोई अभिलेख, मितनी अभिलेख, 1400 ईस्वी पूर्व में, 1400 ईस्वी पूर्व से इसका संबंध है। एक लेख में हित्ती राजा शुबिलिम्मा और मितानी राजा मतिउज्जा के मध्य हुई संधि के साक्षी के रूप में वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नास्ते उद्भव, यह आश्विन को नास्ते कहा गया। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या है कि जब बोगाज कोई अभिलेख मिला है उन लोगों को, तो ये ऋग्वेद में टोटल मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि ऋग्वेद में ये जितने भी साक्ष्य मिले हैं खुदाई के ज़रिए, ठीक है, तो ये सब ऋग्वेद में ये अंकित है। तो इसी से क्या अंदाज़ा लगाया जाता है आर्यों के बारे में, वैदिक काल के बारे में। यानी जो ऋग्वेद में जो आर्यों के बारे में जो चीज़ मेंशन है वो क्या है, ऋग्वैदिक काल है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल के पुरातात्विक में कसी अभिलेख, ठीक है, कसी अभिलेख 1600 ईसा पूर्व में। इस अभिलेख से ये सूचना मिलती है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत में आई। यानी इस अभिलेख में यह मिलता है कि जो ईरानी आर्य जो थे उनकी एक ब्रांच, उनकी एक शाखा क्या भारत में आई, इतना पता चल गया। ये तो क्या है, अभिलेखों के द्वारा पता चला, खुदाई के द्वारा पता चला। ठीक है, तो ये पुरातात्विक हो गया। और देखिए साहित्यिक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य ऋग्वेद में इसमें 10 मंडल, ऋग्वेद जो है उसमें 10 मंडल एवं 1028 सूक्त है। पहला एवं 10वां मंडल जोड़ा गया है जबकि दूसरे से 7वां मंडल पुराना है। यानी जो पहला और 10वां मंडल क्या उसमें जोड़ा गया है और दूसरा और 7वां मंडल पुराना है। यानी देखिए कुल मिलाकर ऋग्वैदिक का जो काल है, ठीक है, उसमें उसका जो आधार है वो ऋग्वेद से ही है, ऋग्वेद में जो अंकित है और उसी के हिसाब से खुदाई के द्वारा, साहित्य के द्वारा जो देखा गया, जो मिला है उसको ऋग्वैदिक काल में मान गया है कि ऋग्वैदिक काल से रिलेटेड ये है। और जो ईरानी आर्य थे उनकी एक शाखा भारत में आई थी, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, कोई डाउट है, कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। काल निर्धारण, काल निर्धारण यानी आर्यों का सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जब आर्यों का उदय हुआ तो उसका काल निर्धारण किया गया है। क्योंकि किसी ने तो देखा नहीं है, उसके एक अनुमान लगाया जाता है खुदाई के द्वारा या कोई चीज़ मिलता है उसके द्वारा, कार्बन डेटिंग मशीन के द्वारा, ये क्या एक अनुमान लगाया जाता है, पता किया जाता है कि आर्य हैं वह कब उनका आगमन हुआ। ठीक है, तो इसमें आगमन में विभिन्न विद्वानों का अलग अलग मत है, अपने अपने ढंग से उन्होंने अपने अपने तरीके से, अपने अपने पता लगाने के तरीके से उन्होंने आर्यों के आगमन का काल निश्चित किया है। तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो आर्य थे वो 6000 ईसा पूर्व
उनका आगमन हुआ था। हरमन जैकोबी के अनुसार आर्यों का आगमन 4500 से 2500 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है। और विटरजिन्स के अनुसार 3000 ईसा पूर्व, आर के मुखर्जी के अनुसार 2500 ईसा पूर्व और मैक्स मूलर के अनुसार 1500 ईसा पूर्व। कुल मिला के ये कहा जाता है किसी का भी जो मत है वो सेम नहीं है, अलग अलग है। इन विद्वानों ने अपने हिसाब से अपने अपने खुदाई के द्वारा, जैसे खुदाई हुई या कार्बन डेटिंग मशीन द्वारा किसी को जरिया बना करके इन्होंने अपने अपने मत दिए थे कि आर्यों का आगमन कब हुआ था। तो एग्ज़ाम में मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का आगमन कब हुआ, हरमन जैकोबी के अनुसार आर्यों का आगमन कब हुआ, विटरजिन्स के अनुसार आर्यों का आगमन कब हुआ, आर के मुखर्जी के अनुसार, मैक्स मुलर के अनुसार, इन लोगों जो विद्वान थे इनके अनुसार आर्यों का आगमन कब हुआ। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को याद रखनी होगी। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ आपको पढ़ना है, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। 90% तो बच्चे पढ़ लेते हैं, उसके बाद 10% में सोचते हैं कि चलो इग्नोर कर देते हैं कि चलो इसमें से नहीं आएगा, लेकिन वही 10% उस 90% पे भारी पड़ जाता है। इसलिए 10% को भी नहीं छोड़ना है, 100% करना है। इसे कुछ भी छोड़ना नहीं है, हर एक चीज़ को जो नज़र के सामने आए उसको पढ़ना ही पढ़ना है, माइंड में फिक्स करना है अगर सफलता चाहिए तो। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और नोट्स तो आप लोग को बिल्कुल बनाना है, बिना नोट्स की पढ़ाई नहीं होती है। जो भी हो उसको अपने कॉपी में मेंशन करिए, लिखिए, ताकि बाद में उसको आप पढ़ें, रिवीजन करें तो याद आ जाए। आर्यों के आगमन में के बारे में पता चल गया। अब आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वह कहाँ था, तो इसमें भी विद्वानों का अलग अलग मत है, उन्होंने अपने अपने हिसाब से बताया है। तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का जो निवास स्थान था वह आर्कटिक प्रदेश था। पी गाइल्स के अनुसार हंगरी तथा डेन्यूब नदी, मैक्स मुलर के अनुसार मध्य एशिया, फीका के अनुसार स्कैंडिनेविया, स्वामी दयानंद के अनुसार तिब्बत और जीबी रॉड के अनुसार बैक्ट्रिया। ठीक है, तो याद रखिए ये जो निवास स्थान है इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि पी गाइल्स के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था, तो उसका आंसर क्या होगा, हंगरी तथा डेन्यूब नदी। तो इस तरीके से आपको ये जो विद्वान हैं इनके अनुसार आर्यों का कहाँ कहाँ निवास स्थल था वो आप लोग को याद करना है, आप लोग को समझना है। ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाएंगे तो हर एक चीज़ माइंड में फिक्स होता जाएगा। ठीक, और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा और सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आऊँगी, एक एक क्वेश्चन कराऊँगी। अगर सफलता पाना है तो पढ़ाई में टाइम दीजिए, टाइम देंगे तभी आप सक्सेस होंगे। ठीक है, अब देखिए राजनीतिक अवस्था, किसी भी जगह की राजनीतिक अवस्था होती है, वहाँ पे लोग होंगे, वहाँ पे उनका रहन सहन, उनका यातायात का साधन, विनिमय प्रणाली, हर चीज़ तो होगी ना। तो वहाँ पे जो राजनीतिक की अवस्था भी होगी, वहाँ की राजनीतिक अवस्था कैसी थी। तो राजा वैदिक युग के राष्ट्र या जनपद का मुखिया होता था, यानी राजा वहाँ का क्या होता था, मुखिया होता था। सामान्यतः राजा का पुत्र ही पिता की मृत्यु के बाद, यानी पितृसत्तात्मक समाज था वहाँ। और सिंधु सभ्यता में क्या था, मातृसत्तात्मक। याद रखिएगा दोनों में फ़र्क है, सिंधु सभ्यता में मातृसत्तात्मक और वैदिक सभ्यता में क्या, पितृसत्तात्मक समाज था। ठीक है, प्रशासन, इस काल की अर्थव्यवस्था एक निर्वाह अर्थव्यवस्था थी जिसके अधिवेश बहुत कम गुंजाइश थी। यह कानून प्रणाली से भी स्थापित नहीं हो पाती, राजकीय अधिकारियों की संख्या भी सीमित थी, किंतु राजा अपने दायित्व निर्वाह के बदले प्रजा से बलि पाने का अधिकारी माना जाता है। याद रखिए, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन का आंसर मिला है कि जो राजा होता था वो वैदिक युग का मुखिया होता था, और उसकी मृत्यु के बाद से कौन, पुत्र उसका उत्तराधिकारी होता था। और काफ़ी कम संख्या थी वहाँ पे, काफ़ी कम संख्या थी लोगों के, अधिकारियों की, राजकीय अधिकारियों की। और राजा अपनी प्रजा से कर लेता था, और उस कर को क्या कहा जाता था, बलि। याद रखिएगा, पूछ सकता है कि वैदिक सभ्यता में राजा द्वारा जो कर लिया जाता था उसे क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता था, बलि कहा जाता था।
याद रखिएगा, बलि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये बलि। बलि वैदिक सभ्यता में राजा द्वारा प्रजा से लिया जाने वाला क्या था, कर था। कौन, बलि। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सारे प्रश्नों का हल इसी में है, डिटेल से पढ़िए, ऑटोमेटिक हर एक क्वेश्चन का आंसर आप दे लेंगे। बस इतना करना है कि माइंड कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना है और समझना है। समझ लिए तो समझ जाइए कि सारी प्रॉब्लम ख़त्म, सारे एग्ज़ाम क्लियर, नौकरी हाथ में मिली, पक्की पूरी लाइफ, आपकी होल लाइफ सिक्योर हो जाएगी। ये तो आपको पता चल गया कि वैदिक सभ्यता में राजा द्वारा जो कर लिया जाता था प्रजा से, वो क्या था, बलि था। इस पे एक और चीज़, ये कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं था राजा का कि इतना ही हमको चाहिए, ये स्वेच्छापूर्व दिया गया उपहार होता था। यानी जो प्रजा थी वो अपने मन से राजा को देती थी। ये नहीं था कि यही इतना ही चाहिए, अनाज ही चाहिए, यही सामान ही चाहिए और इतना लिमिट में चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। यह प्रजा द्वारा राजा को अपने मन से दिया जाने वाला एक उपहार के तौर पे था। न्याय व्यवस्था, तो आपको पता चल गया, अर्थव्यवस्था वहाँ, राजनीतिक व्यवस्था। अब न्याय व्यवस्था, वहाँ की न्याय व्यवस्था क्या थी, राजा द्वारा प्रजा को कैसे रखा जाता था। ठीक है, न्याय व्यवस्था विचारकों के अनुसार, यानी अलग अलग जो विद्वान थे उन्हों के अनुसार इस काल विधि या धर्म की सर्वोच्च घोषणा ही नहीं की थी। यानी उसमें आर्यों का जब आगमन हुआ था, यानी वैदिक सभ्यता में क्या हुआ था, किसी भी चीज़ की घोषणा नहीं की गई थी कि आपको यही मानना है, लेकिन ऋग्वेद में धर्म की शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब कहने का ये मतलब है कि वहाँ पे इसके बारे में अभी तक विद्वानों को नहीं पता चला है कि उस काल में धर्म की सर्वोच्चता थी या नहीं, वहाँ की न्याय व्यवस्था किस प्रकार की थी, धार्मिक थी या नहीं। ठीक है, अब देखिए अर्थव्यवस्था, वहाँ की अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था क्या, उस वक्त क्या था, बहुत सारे जंगल होंगे, ठीक है, तो उन जंगलों को साफ करके वहाँ पे गाँव की स्थापना की गई थी। इस प्रक्रिया में संपूर्ण पंजाब, सिंध प्रदेश एवं उत्तरी भारत के बहुत से ग्रामों की स्थापना हुई थी। यानी पंजाब के, सिंध प्रदेश के, भारत के बहुत सारे गाँवों को क्या, गांव बसाए गए, वहाँ पे पेड़ों को काटा गया और वहाँ पे गांव बसाए गए। ऋग्वैदिक कालीन समाज में ग्राम सबसे छोटी राजनीतिक एवं सामाजिक इकाई थी। इस युग के प्रारंभिक चरण में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। आर्यों में संयुक्त परिवार प्रथा थी। यानी कहने का मतलब ये है, समझिए, आर्यों की अर्थव्यवस्था, आर्य जहाँ बसे वहाँ के जंगलों को काट करके, आसपास के जंगलों को काट के उन्होंने छोटे छोटे गांव बसाया और ये जो जंगल जो कटे उसमें पूरा पंजाब, वहाँ पे आर्यों की बस्ती बसी, सिंध प्रदेश वहाँ पे आर्यों की बस्ती बसी, और भारत, उत्तर भारत में क्या, आर्यों की बहुत सारी बस्तियाँ बस गई, जंगलों को काट करके बस गई। और वैदिक सभ्यता के एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जो समाज था वो संयुक्त परिवार को मानता था। वहाँ पे जॉइंट फैमिली रहती थी। ठीक है, ये वहाँ पे संयुक्त परिवार प्रथा थी, कोई अपने परिवार से अलग नहीं रहता था, एक जॉइंट फैमिली की तरह लोग रहते थे। ठीक है, ये वहाँ की एक खासियत थी। अब देखिए महत्वपूर्ण शिल्प, तो आर्य मुख्यतः 3 धातु का प्रयोग करते थे। आर्य जो थे वो 3 धातुओं का प्रयोग करते थे, सोना, तांबा और कांसा। महिलाएं कपड़े बुनने का कार्य करती थी। लकड़ी की कटाई, धातु उद्योग, बुनाई, कुंभकारी और बढ़ईगिरी आदि शिल्प प्रचलित थे। तो याद रखिए, अगर एग्जाम में पूछता है कि वैदिक सभ्यता में किन धातुओं का प्रयोग अधिकतर हुआ, तो किन धातुओं का प्रयोग अधिकतर हुआ, सोना, तांबा और कांसा का। और जो महिलाएं थीं वह कपड़े बुनने का कार्य करती थी। और आर्य सभ्यता यानी वैदिक कालीन सभ्यता में क्या, लकड़ी की कटाई, धातु उद्योग, बुनाई, कुम्भकारी, ये बढ़ईगिरी, ये सब बहुत ही प्रचलित है। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि लकड़ी के काम में नक्काशी, कसीदाकारी, ये सब होती थी। 2 क्वेश्चन इसमें हो गया।
यानी आर्य क्या किन धातुओं का प्रयोग करते थे? सोना, तांबा और कांसा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा इसको। इतना तो पता चल गया कि आर्य समाज में क्या करते थे लोग। वैदिक काल सभ्यता में सोना, तांबा और कांसा को मेन धातु था वहाँ का। तो जिस तरीके से हम अभी कोई सामान लेते हैं तो उसके बदले पैसा देते हैं, ये विनिमय प्रणाली है हमारी। तो उस समय विनिमय प्रणाली क्या थी? वैदिक सभ्यता में विनिमय प्रणाली क्या थी? वहाँ के लोग कैसे लेन देन करते थे? तो उस समय में जो लेन देन लोग करते थे, उस समय सिक्के विकसित नहीं हुए थे। तो किसी भी चीज़ को लेन देन करने के लिए, कोई सामान लेना हो तो अपने गाय दे दे, घोड़े दे दे, ये सब मतलब जानवरों की लेन देन, कि मुझे ये सामान चाहिए, आप ये मेरा गाय ले लीजिए, या आप मेरा ये घोड़ा ले लीजिए। या फिर स्वर्ण आभूषण होता था, ठीक है, जैसे सोने का एक ढेला टुकड़ा दे दिया जाता था कि ये लीजिए, इसके बदले आप मुझे ये दे दीजिए। यानी कुल मिला करके ये कहा जा सकता है कि वैदिक सभ्यता में लेन देन के लिए कोई सिक्के विकसित नहीं थे। कोई सामान दे करके कोई सामान लिया जाता था, ठीक है, एकदम दिमाग में बैठा दें। कुल मिलाकर वैदिक सभ्यता में सिक्के या फिर ये रुपए ये सब कोई प्रचलित नहीं थे, उस टाइम बना ही नहीं था। लेन देन के लिए सामान का लेन देन हुआ करता था, यही वहाँ की विनिमय प्रणाली थी। अब देखिए जो समाज था, ऋग्वैदिक जो समाज था, वहाँ के जो लोग थे, ठीक है, उनके ऊपर कोई ऐसा बर्डन नहीं था कि आपको यही काम करने हैं। वो अपने इच्छा के अनुसार कामों का चयन करते थे, यानी वो अपने गुणों के अनुसार जिसको जिसमें इंटरेस्ट हो उस हिसाब से काम करते थे। साहित्यिक सामग्री, तो वेद आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है। वेद जो है आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है और इसी वेद में आर्यों के बारे में पता लगा है। तो वेद आपको पता है, वेद से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, हिंदी में भी आते हैं और हिस्ट्री में भी आते हैं, इसलिए आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो देखिए वेद मुख्यतः 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद, ठीक है। तो जिसमें सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। याद रखिएगा, क्वेश्चन में आ सकता है सबसे प्राचीन, पहले तो आएगा ऋग्वेद कितने हैं? 4 हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद। ऋग अर्थात स्थिति का ज्ञान। ऋग्वेद में सबसे पहला वेद है जो पद्यात्मक है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, जिसमें 11,000 मंत्र हैं। इस वेद की 5 शाखाएं हैं, ठीक है। देखिए ऋग्वेद में आपको क्या याद करना है, मैं आपको बताती हूँ, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। पहला, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। दूसरा, ठीक है, दूसरा यह है कि ऋग्वेद में 10 मंडल यानी अध्याय, 10 मंडल यानी अध्याय है और 1028 सूक्त है। याद रखिएगा, 10 मंडल और 1028 सूक्त है, जिसमें 11 जो 1028 सूक्त है, जो इसमें 11,000 मंत्र हैं, ठीक, 11,000 मंत्र हैं। और इस वेद की 5 शाखाएं हैं। इस वेद की कितनी शाखाएं हैं? 5 शाखाएं हैं। पहला शाकल्प, दूसरा वासकल्प, तीसरा अश्वलायन, चौथा सांख्यान और 5वां मंडूकायन। याद रखिएगा इसको एकदम। वैसे तो मैं आपको डिटेल से हर एक चीज़ बता रही हूँ, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो स्टार जिसमें लगाने लायक है, वो भी मैं आपको बता रही हूँ ताकि उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। पढ़ना तो सब है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं होती हैं, इसलिए मैं उसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोलती हूँ। तो ऋग्वेद भी देखिए मैं इतना बता दे रही हूँ आपको, एकदम माइंड में एकदम याद करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। पहला, वेद आर्यों की प्राचीनतम ग्रंथ है। याद रखिए ये 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। क्लियर। सबसे पहला सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद हो गया। और इसके बारे में जान जाइए, इससे क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, जिसमें इन 1028 सूक्त में 11,000 मंत्र हैं। और इस वेद, कौन से वेद? ऋग्वेद में 5 शाखाएं हैं और इन 5 शाखाओं का नाम है साकल्प, वासकल्प,
अश्वलायन, सांख्यान और मयूरयान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इस ऋग्वेद से कई सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग ना, कई सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं, इसलिए ऋग्वेद को जरा सा अच्छे से समझिएगा। ऋग्वेद के बारे में और जान जाए। ऋग्वेद में देवताओं के आवाहन के मंत्रों के साथ बहुत कुछ है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, यानी आपको पता है 1028 में 1028 जो सूक्त है उसमें 11,000 क्या है मंत्र हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें देवताओं के बारे में होगा, प्रार्थना होगा, संस्तुतियाँ होगी, देवलोक और उनकी स्थिति का वर्णन होगा। ठीक है, तो इसमें जान जाइए कि ये क्या है, यह देवताओं को समर्पित वेद ऋग्वेद, इसमें 11,000 मंत्र हैं। देखिए उसके अलावा इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानव चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि की भी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के जो 10वें मंडल में औषधि सूक्त यानी दवाओं का जिक्र मिलता है, यानी जो ऋग्वेद है उसमें मंत्र के साथ साथ उसमें औषधि से रिलेटेड भी जानकारी मिलती है, औषधियों के बारे में भी बताया गया है। इसमें औषधियों की संख्या 125 लगभग बताई गई है, जो कि 107 स्थानों पर पाई जाती हैं। यानी ऋग्वेद में 125 औषधियाँ बताई गई हैं जो 107 स्थानों पे पाई जाती हैं। औषधि में सोम का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में चैवन ऋषि के पुनः युवा करने की कथा भी मिलती है। यानी देखिए ऋग्वेद में मैं बता दूँ, ऋग्वेद में 10 मंडल, ठीक है, 1028 सूक्त, जिसमें 11,000 क्या है मंत्र हैं, और ऋग्वेद में देवी देवताओं का वर्णन, मंत्र, ये सब तो हैं ही। उसके साथ साथ उसमें चिकित्सा के बारे में भी बताया गया है, जैसे जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानव चिकित्सा, हवन द्वारा चिकित्सा, ये सारी चिकित्साओं की जानकारी मिल गई। ऋग्वेद के जो 10वां मंडल है, ये भी पूछ सकता है किस मंडल में औषधि सूक्त यानी दवाओं के बारे में बताया गया है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में बताया गया है। और ये इसमें औषधियों की जो संख्या है 125 लगभग बताई गई है, और ये जो औषधियाँ कहाँ 107 स्थानों पर पाई जाती हैं। ठीक है, क्लियर ऋग्वेद। मुझे नहीं लगता है कि ऋग्वेद से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका छूटेगा, क्योंकि ऋग्वेद से हिंदी में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्लियर। कोई डाउट हो तो ज़रूर बताएं। हम लोगों ने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा। उसके बाद देखिए यजुर्वेद। यजुर्वेद का अर्थ यत धनजु या यजु, यत का अर्थ होता है गतिशील, जो चलता रहता है, आकाश। ठीक है, इसके अलावा इसका क्या अर्थ होता है, कर्म, श्रेष्ठतम कर्म की प्रेरणा। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों और योगों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र हैं। यज्ञ के अलावा तत्व ज्ञान का वर्णन, यह वेद गद्यमय है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य मंत्र है। इस वेद को 2 शाखाओं में, शुक्ल और कृष्ण, 2 शाखाओं में बांटा गया है। समझिए यजुर्वेद के बारे में, मैं आपको बिल्कुल स्टोरी टाइप का बता रही हूँ। यजुर्वेद जो है इसका अर्थ होता है गतिशील यानी चलना। ठीक है, तो यजुर्वेद में क्या मिलता है, यज्ञ से संबंधित मंत्र मिलते हैं। ठीक है, और ये जो मंत्र है ये किसमें है, गद्यमय है। ठीक, गद्यमय है। यजुर्वेद के जो मंत्र हैं वो गद्यमय हैं, और इस वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। ठीक, यजुर्वेद की 2 शाखाएं, कृष्ण और शुक्ल। तो कृष्ण जो है वैशंपायन ऋषि का संबंध कृष्ण से है, कृष्ण की 4 शाखाएं हैं। ठीक है, अब शुक्ल के बारे में देखिए, याज्ञवल्क्य ऋषि के संबंध शुक्ल से है, शुक्ल की 2 शाखाएं हैं, इसमें 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद के एक मंत्र में चबरीहद्यौनी का वर्णन प्राप्त होता है। इसके अलावा दिव्य वेद और कृषि विज्ञान का भी विषय इसमें मौजूद है। तो देखिए यजुर्वेद के बारे में मैंने आपको बताया, यजुर्वेद की 2 शाखाएं, कृष्ण और शुक्ल। और कृष्ण में क्या आती है, या ऋषि, किस ऋषि पूछ सकता है, कृष्ण में किस ऋषि से संबंधित है, तो वैशंपायन, और शुक्ल किससे संबंधित है, यह याज्ञवल्क्य ऋषि से संबंध है। और शुक्ल में 40 अध्याय हैं, और इसमें क्या है, कृषि विज्ञान से संबंधित इसमें भी बात होती है। देखिए मेरे कहने का मतलब, जो आजकल जो डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर में या कुछ में भी हो, देखिए पहले की जो किताबें थी, जैसे वेद जो बुक है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, इसमें सारे चीज़ मिलते हैं। तो
ये जो आज जो प्रचलन है हर चीज़ का वो पहले भी था, इससे अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है। जैसे नगरीय जो आज नगर बसाए जा रहे हैं कि बीच में रोड हो, अगल बगल घर जो हो उनके दरवाजे जो हैं रोड पे निकलते हो, सड़क पे निकलते हो, लेकिन ये क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा में क्या ऐसे ही नगरीय व्यवस्था थी, है कि नहीं। अब देखिए सामवेद। सामवेद का अर्थ होता है, साम का अर्थ होता है रूपांतरण और संगीत, यानी सामवेद में क्या है, म्यूज़िक, संगीत है। ठीक है। सौम्यता और उपासना, इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है। ये जो ऋग्वेद की जो ऋचाएँ हैं उसमें संगीतमय रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है। सामवेद गीतात्मक यानी गीत के रूप में है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है, यानी जो संगीत है उसका क्या होता है, या मूल रूप है। यानी सामवेद में संगीत से रिलेटेड बातें हैं और इसमें जो भी सूक्तियाँ, जो भी पंक्तियाँ हैं उसे क्या है, वो गीतमय रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है, याद रखिएगा। 1824 मंत्रों के इस वेद में 75 मंत्रों को छोड़ करके शेष सब मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। यानी देखिए सामवेद में कुल कितने मंत्र हैं, 1824। समझिएगा इस बात को, सामवेद में कुल कितने मंत्र हैं, 1824 मंत्र हैं, जिसमें 75 मंत्रों को, यानी इसमें से 75 को घटा दीजिए, यानी 75 मंत्र छोड़ करके सारे जो मंत्र है वो किससे लिए गए हैं, ऋग्वेद से। लेकिन फ़र्क कितना है कि इसको क्या है, एक गीतमय रूप में प्रस्तुत किया गया है सामवेद में। इसमें सविता, अग्नि और इंद्र देवताओं के बारे में जिक्र मिलता है। इसमें मुख्य रूप से 3 शाखाएं और 75 ऋचाएँ हैं। अब सामवेद से पूछ देता है कि सामवेद किससे रिलेटेड है, तो वो संगीत से रिलेटेड है। संगीत का मूल मंत्र है, ये मूल शाखा है ये, और इसमें क्या है, 1824 मंत्र हैं और इसमें 75 मंत्रों को छोड़ कर के जितने भी मंत्र हैं वो सारे ऋग्वेद से लिए गए हैं। और इसमें मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं जिसमें 75 ऋचाएँ हैं। क्लियर है सामवेद। वेद को मैं डीपली इसलिए बता रही हूँ डिटेल से, क्योंकि वेद से रिलेटेड हिंदी में भी क्वेश्चन आते हैं, संस्कृत में भी क्वेश्चन आते हैं और हिस्ट्री में भी आते हैं। तो इससे क्या होता है, 3 चीज़ आप लोगों का क्लियर हो जाएगा एक ही मेहनत में। इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल से वेद को बता रही हूँ। देखिए वेद का चौथा और आखिरी वेद अथर्ववेद। अथर्व का अर्थ होता है कंपन। ठीक है। इसका क्या है कि जो परमात्मा की उपासना में लीन रहता है, यानी इसमें क्या है कि अथर्ववेद में बताया गया है कि परमात्मा की ये उपासना में लीन रहने वालों को ही क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वेद में रहस्यमयी विद्याओं, जड़ी बूटियों, चमत्कार और आयुर्वेद आदि का जिक्र है। इसके 20 अध्यायों में, यानी अथर्ववेद में टोटल 20 अध्याय हैं। कितने हैं, 20 हैं अध्याय हैं, जिसमें 5687 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं, 5687 मंत्र हैं। याद रखिएगा जितने वेद है सबका मंत्र याद रखिएगा, कितने कितने मंत्र हैं और कितने कितने अध्याय में और कितने भागों में विभक्त किया गया है, पूछता है क्वेश्चन में। इसके 8 खंड हैं, जिसमें भेषज वेद और धातु वेद ये 2 नाम मिलते हैं। यानी अथर्ववेद के बारे में जानिए। अथर्ववेद का अर्थ होता है कंपन। इसमें बताया गया है परमात्मा को की उपासना में लीन रहना, यानी टोटली ये परमात्मा की उपासना करने के लिए बताता है। और इस वेद में रहस्यमयी विद्याओं, बूटियों, चमत्कार और ये सब का जिक्र इसमें मिलता है। और इसमें 20 अध्याय हैं और 5687 मंत्र हैं। और इसके खंड कितने, 8 खंड हैं, जिसमें भेषज वेद और धातु वेद ये 2 नाम भी मिलते हैं। चलिए उपनिषद के बारे में भी जान जाए। उपनिषद शब्द का साधारण अर्थ होता है समीप, उपवेशन, यानी समीप बैठना। ठीक है। यह शब्द नि उपसर्ग तथा सद धातु से निष्पन्न होकर बना है। सद धातु के 3 अर्थ है, विवरण, नाश होना, गति पाना या जानना तथा साधन। मतलब कुल मिलाकर के ये होता है कि ऋषि के पास बैठ करके जो ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है। उपनिषद में ऋषि और शिष्य के बीच बहुत सुंदर और गूढ़ संवाद है, जो पाठक को वेद के मर्म तक पहुंचाता है। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है, 128।
उपनिषद की संख्या ये हिंदी में भी पूछता है, संस्कृत में पूछता है और हिस्ट्री में भी पूछता है, इसलिए आप लोग एक मेहनत में 3 सब्जेक्ट कवर करेंगे। तो इसमें उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? 108 है। इसको देखिए कितने श्रेणियों में बांटा गया है। या उपनिषद का मतलब ये होता है समीप बैठना। समीप बैठना इस फिगर से आप लोग समझ सकते हैं कि उपनिषद का अर्थ क्या है। और उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? 108। याद रखिएगा, उपनिषद की संख्या कितनी होती है? कुल 108 होती है। इसको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ऋग्वेदीय 10 उपनिषद है, शुक्ल यजुर्वेदीय में 19 उपनिषद हैं, कृष्ण यजुर्वेदीय में 32 उपनिषद हैं, सामवेदीय में 16 उपनिषद हैं और अथर्ववेदीय में 31 उपनिषद हैं। यानी ये कुल क्या है? उपनिषद की पूरी संख्या है और इनको ये 5 श्रेणियों में बांटा गया है और एक एक श्रेणी में कितने कितने आपके सामने है। हर एक चीज़ आपके सामने है, बस आपको पढ़ना है। बहुत ही मेहनत से एक एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम के लिए मैं इसमें चुन चुन के मेंशन करती हूँ। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी अपने दोस्तों से करें ताकि उनको भी लाभ प्राप्त हो पाए। और हाँ, मैं ये जो आज मैंने पढ़ाया है वैदिक सभ्यता, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर सफलता पाना है तो आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा और हर एक क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। ठीक है, कहीं से कोई पॉइंट मिस ना हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद एंड गुड बाय।